या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मां के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और मधुरम की ओर से जो निरंतर एक अलख जगाई हुई है और आप सभी के स्नेह और सानिध्य से हम निरंतर पड़ाव दर पड़ाव पार कर रहे हैं। बहुत सारे मित्रों के कमेंट आ रहे हैं जो चाह रहे हैं कि काव्य शास्त्र की कक्षा भी आप ले लो सर, और जो हमारी रचनाएं हैं उनके ऊपर भी आपकी क्लास भले ही संक्षिप्त ही क्यों ना हो लेकिन वो क्लास आपको लेनी है सर। तो आप सबके आग्रह को स्वीकार करते हुए बहुत जल्दी ही मित्रों मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं रीट के लिए जो है वो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और अभी जो सीईटी का जो हमारा एक सिलेबस जारी हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कक्षाएं बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। मैं एक कक्षा से 2 कक्षा एक साथ चलाने के विचार में हूं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। काव्य शास्त्र भी कराना है ना, और बाकी सारी चीजें भी हमें करानी है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी समय मुझे मिल पा रहा है मैं पूरा का पूरा आपके लिए प्रयास करूंगा। लेकिन अभी इन दिनों में हमारे बच्चे जो हैं वो शायद कम वीडियो देख पा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो कहीं आप बोर हो गए हो तो भी मुझे बताइएगा, मैं विषयांतर कर लूंगा। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से कहीं आपको लगता है कि नहीं ये कक्षाएं तो बस हमारे हो गई, तो मैं आपके लिए दूसरी कक्षाएं ले आऊंगा, क्योंकि जो अपेक्षित आपसे मुझे मिलना चाह रहा था उसमें शायद कहीं कुछ कमी आ रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको लग रहा हो कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत हुआ तो मैं साहित्य की किसी अन्य विधा पर चला जाऊंगा, है ना, सिलेबस में किसी अन्य बात पर। लेकिन अब आपके लिए एक खुशखबरी ये और है कि हम कल सुबह है ना एक बार हम हमारी जो फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाने का जो प्रयास किया है मित्रों, है ना, समय अभाव जरूर रहा है और अब समय भी कम रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ने के बाद एक बार ही सही उससे गो थ्रू हो जाएंगे तो हमारा प्रयास है कि उसमें हमने 5 से अधिक तो मॉडल पेपर है ना, जो आगामी भर्ती परीक्षा में जो हमारे अक्टूबर में होने वाली परीक्षा है उसमें आपको काफी कुछ उसमें से कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा हमारा जो है सोच है। क्योंकि अब वो बाकी सब तो जगदम्बा ही जाने क्या होने वाला है, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं। फिर टॉपिक वाइज प्रश्न भी आपके लिए तैयार कर लिए गए हैं, उसको अपलोड करने में भी समय लगता है मित्रों, इसलिए हम कल विचार कर रहे हैं कि एक बार टेस्ट सीरीज को हम लॉन्च कर देंगे और उसके साथ उसमें अपलोड करते जाएंगे। तो उसमें मुख्य रूप से क्या होने वाला है, 5 से अधिक मॉडल पेपर हो जाएंगे, है ना। अभी हम 4-5 एक साथ अपलोड कर रहे हैं। ओल्ड पेपर्स जो है वो भी हम उसमें आपको दे रहे हैं, है ना, ताकि उसको भी आप एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। और हिंदी के प्रश्न देंगे मित्रों, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, हमारा फोकस जो है हिंदी वाले कंटेंट पर है। हाँ, ओल्ड पेपर्स जो है उसमें वो आईसीटी वाले फेज के प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर देंगे, क्योंकि जो विषय मेरा है मैं उसी पर बात करता हूँ, दूसरे विषयों में हाथ डालने का प्रयास नहीं करता। तो मैं कभी ये भी घोषणा नहीं कर सकता कि मैं 20 विषय पढ़ा सकता हूँ मैं एक ही विषय पढ़ाता हूँ और बस उसी को पढ़ता रहता हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज तो उसमें टॉपिक वाइज प्रश्न है मित्रों, जितने भी रचनाओं सहित है, तो उसमें हम अपलोड का काम कर रहे हैं। लेकिन कल से क्योंकि समय हमारे पास कम है, आप अगर उस टेस्ट सीरीज से लाभान्वित होना चाहते हैं तो केवल टाइपिंग शुल्क का और दूसरे जो खर्चे हैं मित्रों सामान्य से, उसके निमित्त जो है, क्योंकि अभी हमारे पास बच्चों की संख्या भी कम है, तो हम इस टेस्ट सीरीज को 99 रुपीज में आपके लिए जो है लॉन्च करने वाले हैं। तो जितने भी मित्र इसको चाहते हैं कम से कम एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए तो आपकी तैयारी जो है वो थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। और एक साथ आपको लगभग मुझे लगता है अभी टोटल मैंने प्रश्नों की संख्या गिनी तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलेगा कि 3-4 हजार प्रश्न होने वाले सारे घुमा फिरा के।
तो आप सोचिए एक इतने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक साथ, एक बहुत बड़ी गाइड होती है ना, वो उसको खरीदने जाए 300 रुपये 400 रुपये लगते हैं, जिसमें सारे प्रश्न होंगे। तो आप सबसे आग्रह है मित्रों कि आप उसका जरूर उपयोग करें। और शारदीय नवरात्र की आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। समय का अभाव जरूर रहता है, इसलिए मैं शीघ्रता के साथ आगे की तरफ बढ़ता हूं। आज हम क्लास 21 में है मित्रों, और सुविचार देख लीजिएगा, बिना अभ्यास के विद्या कठिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं आपके लिए। बिना अभ्यास के विद्या कठिन है, या अभ्यास के बिना अभ्यास की विद्या, बिना अभ्यास की विद्या विष के समान है। इसलिए आप सोचिए, विद्या जो है अभ्यास का विषय है, इसलिए निरंतर हमारा अभ्यास होना चाहिए। और हम टेस्ट सीरीज जो है बस इन्हीं शब्दों के साथ लॉन्च कर लेंगे कल सुबह। तो जो मित्र लेना चाहते हैं, आपका जो उत्साह है वो मुझे वहां नजर आए, ताकि कम से कम मुझे लगेगा कि हाँ, और भी आपके लिए कुछ मुझे करना चाहिए निरंतर मित्रों। तो आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अगले नवरात्र से पहले आप किसी सरकारी विद्यालय में हो, है ना, आपके सपने साकार हो, ऐसा मैं माँ जगदम्बा से करबद्ध होकर आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, हम सब बच्चों का आपको ख्याल रखना है, हमारे अंदर साहस और शक्ति भरना, क्योंकि ये शक्ति का पर्व है। और अगर मन से हम सशक्त हुए, है ना, हमारा मनोबल बहुत अच्छा हुआ, आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त हुआ, तो हम इस समर को जरूर जीत जाएंगे, है ना। समर के दिन कुछ शेष सही, लेकिन हमारे अंदर शक्ति भरना है माँ, साहस भरना, ताकि हम इस समर में आपके आशीर्वाद से विजय श्री को प्राप्त करते हैं, है ना। इसलिए राम की शक्ति पूजा, आप जब निराला जी की राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे या आपने पढ़ी हो, तो भगवान को भी शक्ति का आह्वान करना होता है, माँ जगदम्बा की प्रार्थना करनी होती है जब भी युद्ध जीतना होता है। तो आज बड़ा सुअवसर है हमारे पास, हम 21वीं क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, और मां जगदम्बा की आराधना के साथ। तो आपके जो सुझाव हैं अधिक से अधिक, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में मिलने चाहिए कि सर किस तरह से मैं एक क्लास और लाना चाह रहा हूं, है ना, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड कॉन्सेंट्रेट और सीईटी कॉन्सेंट्रेट होगी, क्योंकि व्याकरण जो है मित्रों वो समान है। तो मैं चाह रहा हूं एक कक्षा आपके लिए व्याकरण की लेकर आऊं, ताकि आपका व्याकरण वाला पोर्शन भी एक साथ चले। तो मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। जितने अधिक से अधिक मित्र कमेंट करके मुझे सुझाव देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, लेकिन सुझाव की सदैव आवश्यकता रहती है, और सुझाव हमेशा निवेदनात्मक भाषा में हो, आग्रह पूर्वक हो, तो उससे कम से कम मुझे पढ़कर भी ठेस नहीं लगे। मैं भी कोशिश करूं आपके लिए अधिक से अधिक काम करने की। तो मित्रों, रीतिकाल की हमारी एक कक्षा जो हो गई, वो कक्षा आपको कैसी लगी वो जरूर बताएं। आज हम रीतिकाल की दूसरी कक्षा और हिंदी साहित्य के इतिहास की 21वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों की जो श्रेणियां हैं मित्रों, है ना, वो कौन कौन सी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकालीन आचार्यों की जो श्रेणियां हैं उन पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं मित्रों। देखिएगा, एक है उद्भावक आचार्य। ये श्रेणियां जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकालीन कवियों की जो श्रेणियां की गई है मित्रों, है ना, तो 3 श्रेणियां की गई। एक है उद्भावक आचार्य, दूसरे हैं व्याख्याता आचार्य, और तीसरे हैं मित्रों कवि शिक्षक आचार्य। ठीक है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना, एक प्रश्न सीधा, और मैंने जो हमने रीतिकाल के जो प्रश्न कराए उसमें भी ये प्रश्न दिया था कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है, या कितने प्रकार के कवियों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक उद्भावक आचार्य है, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा कवि शिक्षक आचार्य। प्रश्न ये भी आता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना, जो रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण किया है उसमें से कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखना, ये 3 तो हैं, और चौथा जो भी आएगा वो नहीं होगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। उद्भावक आचार्य किसे कहते हैं? जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया हो। जिन आचार्यों ने अपना कोई मौलिक सिद्धांत, है ना, या कोई लक्षण ग्रंथ इस तरह से लिखा हो जिसमें कोई मौलिक सिद्धांत अपनी ओर से और उसके उदाहरण दिए हो, उस आचार्य को हम क्या कहेंगे? उद्भावक आचार्य। फिर मित्रों, व्याख्याता आचार्य जो है, मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया, परंतु पूर्व स्थापित सिद्धांतों की क्या की? व्याख्या की। मौलिक सिद्धांत तो स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन पूर्व में जो स्थापित सिद्धांत थे उनकी क्या कर दी? उन्होंने व्याख्या कर दी। वो व्याख्याता आचार्य कहलाए। जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन किया हो, जिन्होंने केवल, कवि शिक्षक आचार्य वो है जिन्होंने केवल सरस रूप में क्या किया हो? जो काव्य लेखन का केवल अभ्यास किया है ना। इन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, न कोई नए लक्षण का
प्रतिपादन किया और न ही पूर्व प्रचलित या पूर्व स्थापित जो हमारे लक्षण हैं उनकी व्याख्या की मित्रों। तो 3 हमारे व्याख्याता हो गए, उद्भावक आचार्य है ना, व्याख्याता आचार्य मतलब शिक्षक हो गए, और कवि शिक्षक आचार्य, ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और रीतिकालीन वीर रस के कवि मित्रों, ये परीक्षा में प्रश्न आता है ना, रीतिकालीन वीर रस के कवि हैं या नहीं है। तो मुख्य रूप से तो हम मित्रों किनको मानते हैं, भूषण को रीतिकालीन वीर रस के जो मुख्य कवि है वो भूषण है, लेकिन इनके साथ साथ लाल, सुदन और पद्माकर को भी हम इस श्रेणी में मानते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से 1, 2 और 3 तो है ही मित्रों, है ना। इसमें भी मुख्य कहो तो कौन है, भूषण है। तो भूषण, लाल, सुदन और पद्माकर को हम क्या मानेंगे, रीतिकालीन वीर रस के कवि है मित्रों। ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे है रीतिकालीन प्रमुख सुक्तिकार कौन है मित्रों। रीतिकाल में ऐसे कौन से कवि हैं जो सुक्तिकार के नाम से जाने जाते हैं। तो मित्रों सबसे प्रसिद्ध सुक्तिकार कौन है, वृंद, जिन्होंने वृंद सतसई लिखी है ना, मुक्तक लिखे। तो वृंद सतसई में मित्रों बहुत कह सकते हैं कि बहुत सुक्तियां हैं, जीवनोपयोगी बातें हैं। गिरधर कविराय जो है वो, और तीसरा है मित्रों दीन दयाल। ये 3 जो है वो रीतिकालीन प्रमुख सुक्तिकार है मित्रों। फिर देखिए मित्रों, ये भी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। रीति ग्रंथ के प्रवर्तक आचार्य कौन, रीति ग्रंथ के प्रवर्तक आचार्य कौन है, आचार्य केशव दास, ध्यान रखिएगा। रीतिकाल के प्रथम कवि कौन, रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी, ध्यान रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ना, प्रवर्तक भी चिंतामणि त्रिपाठी है। तो रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी है। रीतिकाल के अंतिम आचार्य कौन है ना, भिखारी दास है। और रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ध्यान रखना, ग्वाल कवि है, जिनकी अंतिम रचना रस रंग है 1853 ईस्वी के आसपास। तो ये चारों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन, रीति ग्रंथ के प्रवर्तक आचार्य कौन, आचार्य केशव दास, ठीक है। और रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन, चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिकाल के प्रवर्तक भी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल के अंतिम कवि, अंतिम आचार्य कौन, भिखारी दास। और रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ग्वाल कवि है, जिनकी अंतिम रचना रसरंग 1853 के आसपास मानी जाती है। ठीक है मित्रों, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे रीतिकालीन प्रमुख कवि और रचनाओं में हम रीति सिद्ध कवियों की बात कर रहे हैं। तो रीति बद्ध कवियों की बात करें या प्रमुख कवियों की बात कर रही हूं, मान लो आप। तो जो हमारे प्रमुख कवि हैं मित्रों, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो केशव दास जी हमारे एक प्रमुख कवि हैं, है ना। और केशव दास जी जो है वो कैसे कवि हैं, केशव दास जी हमारे रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं मित्रों, रीतिबद्ध कवि है मित्रों, रीतिबद्ध कवि है। तो रीतिबद्ध कवि में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केशव दास जी की। तो आइए मित्रों, 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी के मध्य का आपका समय रहा है। आपका जन्म 1555 ईस्वी में, याद रह जाएगा मतलब मित्रों 1555 है ना, 1555। तो 1555 ईस्वी में केशव दास जी का जन्म हुआ है। मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई है। रीतिकाल का उत्तरार्ध था, है ना। तो कम से कम केशव दास जी एक योजक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, है ना, भक्ति काल और रीतिकाल के मध्य में। जाति से ये मित्रों सनाड्य ब्राह्मण थे, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं और परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। ये मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे, यानी इनके पिताजी का नाम पंडित काशीनाथ मिश्र था, जो मधुकर शाह से सम्मानित थे, है ना। और आश्रय इनका, ये महत्वपूर्ण है, कवियों के आश्रय पूछे जाते हैं, रीतिकालीन कवियों के आश्रय, क्योंकि आप सभी जानते हैं मित्रों, रीतिकाल में जब कविता और काव्य जो है कहीं न कहीं दरबारों में जो आबद्ध हो गया था और दरबारी गायन के रूप में ही काव्य की रचना की जा रही थी, तो उस समय कम से कम आप ये मान के चलेगा कि भक्ति काल से लोग जो है रचनाएं करने लगे थे, कवि जो रचनाएं करने लगे थे वो दरबारी संस्कृति और दरबारों से जो भीड़ भरा माहौल है दरबारों का, उसमें आह वाह वाह के लिए जो काव्य की रचनाएं होती थी, है ना। तो उसमें आश्रय एक महत्वपूर्ण रहता था। तो ये कवि विविध राजाओं के और सेठों के आश्रय में रहते थे। तो आप जो है ओरछा नरेश श्री राम सिंह जी के भाई श्री इंद्रजीत सिंह जी के आश्रय में रहे। ध्यान रखना, ओरछा नरेश जो थे राम सिंह जी, उनके भाई हैं श्री इंद्रजीत सिंह जी के आश्रय में रहते थे। कौन, केशव दास जी। इन्हें वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता है, इन्हें वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। केशव से
हिंदी की रीति परंपरा का प्रारंभ होता है। हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, ये हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, है ना, तो ये जो दोहा है वो आप ही का है ना। सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजही वनिता, हाँ आई गया। देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। अलंकार के बारे में केशवदास जी का मत है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त, यानी बिना आभूषण के जो है कविता अच्छी नहीं लगती, है ना। तो कविता के लिए अलंकार जो है वो आवश्यक है। इस प्रकार से प्रमुख अलंकारवादी आचार्य होने का कहीं न कहीं जो प्रतिध्वनित होता है मंतव्य, वो इस दोहे से भी होता है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, बहुत अच्छी है नायिका, है ना, सब कुछ अच्छा है, गौर वर्णा है ना, बहुत दिखने में भी ठीक है, लेकिन भूषण बिनु में विराजे, लेकिन बिना आभूषण के, है ना, ये कविता वनिता मित्त जो है ये अच्छी नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती, है ना। इसलिए अलंकारों के महत्व के बारे में कहा है। अपनी रचनाओं में कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण आचार्य अपनी रचनाओं में कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मित्रों, इनको क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनकी रचनाओं में जो शब्द है, मित्रों, शब्दों का जो चयन है वो बड़ा कठिन है, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर भी पुकारा जाता है। इनके द्वारा दो नए संचारी भाव प्रतिपादित किए गए, ध्यान रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मित्रों, ये कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक होते हैं। सेलेक्टेड स्टडी जो है वो आपको हमेशा लक्ष्य तक पहुंचाएगी। किताबें बहुत है मित्रों, बहुत सारी किताबें पढ़ने का प्रयास अगर प्रतियोगी करता है तो वो भयंकर दुखी हो जाएगा। इसलिए प्रतियोगी को हमेशा सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ने का अभ्यास रखना पड़ेगा, क्योंकि यूं पढ़ने का मन होता है। अभी विद्वता हासिल करने का समय नहीं है, अभी केवल सेलेक्टेड स्टडी करके हमें एक बार प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना है। हालांकि समय हो तो हम विद्वता हासिल करते हुए क्रैक करें, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि मित्रों हमारे पास समय की स्थितियां हमेशा इस रूप में होती है कि हम संकट में हैं समय को लेकर, है ना। आप संकट में हो, मैं भी संकट में रहता हूं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप बिना किसी चिंता के, ज्यादा नएपन के चक्कर में भी फर्स्ट ग्रेड वाले लोग नहीं रहेंगे। फर्स्ट ग्रेड के मित्रों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, है ना। जितना आपने कर लिया है ना, इनफ, अब जितना हो पाए उतना आराम से कर लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। रिवीजन का काम चल रहा है, तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, है ना। चित्त विक्षेप नहीं होना चाहिए, चित्त स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए, ताकि मनोवैज्ञानिक युद्ध में हम इस मन के साथ इस तरह से व्यवस्था बिठाएंगे कि हम अन्य लोग जहां अस्थिर हो जाएंगे, हम स्थिरता के साथ वो ऑप्शन सही करके आएंगे, तभी तो हमारी जीत है मित्रों। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाँ, मैं जरूर आपको थोड़ा सा लेट मिला हूं, इसके लिए क्या कहूं अब मैं आपको, लेकिन आप सब जो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, शिलोंग से, है ना, दिल्ली से, जहां जहां से भी मित्र हमारी इन कक्षाओं को देख पा रहे हैं, है ना, मुझे अभी भी उस रूप में कोई चिंता नहीं है कि मेरी इन कक्षाओं को कितने लोग देख पाते हैं। जितने भी देख पाते हैं मित्रों, एक से तो ज्यादा ही देख रहा है, और ये मेरे लिए कम से कम एक संतोष का कारक होता है कि मैं किसी एक के काम तो आ रहा हूं। और कहीं न कहीं कहते हैं कि प्रेरित तो हम कभी भी हो सकते हैं, प्रेरणा तो हम ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कई बात, ठीक है सर, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके।
हाँ मित्रों, अब आप देखिएगा छंदों की विविधता के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, देखिए ये एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि छंदों की विविधता के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। मित्रों, ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। परीक्षाओं में ये तथ्य आए हुए हैं, आप थोड़ा इसको और अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर मित्रों बात करते हैं आचार्य केशवदास के प्रमुख ग्रंथ। हम ग्रंथों के डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो लगभग जो तथ्य आपको बताए हैं, अगर केशवदास जी के ऊपर कोई प्रश्न आएगा तो लगभग इतना ही अभी हमारे लिए पर्याप्त है। तो हम देखेंगे आचार्य केशवदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मित्रों, रसिक प्रिया है। क्या है मित्रों? रसिक प्रिया। समय है 1591 ईस्वी। हाँ, समय है 1591 ईस्वी। दूसरी रचना है मित्रों कवि प्रिया 1601 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। रामचंद्रिका मित्रों 1601 ईस्वी। फिर वीर देव सिंह चरित 1607 ईस्वी। रतन बावली है मित्रों 1607 ईस्वी। ठीक है। विज्ञान गीता है मित्रों 1610 ईस्वी। और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। नक्सिक और छंदमाल, ये 2 रचनाएं और हैं। तो कुल मिला के 9 प्रमुख रचनाएं हैं। अब आप मित्रों देखिएगा कि इन 9 रचनाओं में पहली रचना जो है मित्रों वो कौन सी है? रसिक प्रिया है, जो 1591 ईस्वी में है। फिर कवि प्रिया और रामचंद्रिका दोनों का समय 1601 ईस्वी है, ध्यान रखिएगा, है ना। रामचंद्रिका इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इनकी कीर्ति का जो आधार स्तंभ ग्रंथ अगर कोई है, आधार ग्रंथ है, तो वो मित्रों रामचंद्रिका है। ठीक है। और वीर देव सिंह चरित 1607 ईस्वी में रचित है। रतन बावनी जो है वो 1607 में रचित है। तो 2 रचनाएं 1607 में, ध्यान रखना, वीर देव सिंह चरित और रतन बावनी जो है। ठीक है। ये आपके दोनों जो है वो 1607 ईस्वी में रचित है। ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा मित्रों, यहाँ विज्ञान गीता जो है वो 1610 ईस्वी में है। जहांगीर की यश और कीर्ति का कहीं कहीं वर्णन मिलता है। जहांगीर जस चंद्रिका में 1612 ईस्वी में है। और नक्शिक और छंदमाल जो है ये 2 रचना है। इनको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करना चाहें मित्रों, तो रस कवि रावी रवि, ध्यान रखना, रस कवि रावी रवि जहां नक्शिक छंद। देखिए रस कवि रावी रवि, है ना। तो आप देखिए रस से हम किसको समझेंगे? रसिक प्रिया को समझेंगे। कवि से किसको समझेंगे मित्रों? कवि प्रिया को समझेंगे। रस कवि रावी, तो रा से रामचंद्रिका है मित्रों, और वी से क्या है? वीर देव सिंह चरित है, वीर देव सिंह चरित। फिर र से मित्रों रतन बावनी है, ध्यान रखिएगा, र से रतन बावनी है। और वी से विज्ञान गीता है मित्रों, वी से विज्ञान गीता है। और जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। और नक्शिक, नक्शिक मित्रों ये रहा नक्शिक। और छंदमाल मित्रों ये रहा छंदमाल। तो जहां नक्शिक छंद, तो आप देखेंगे रस कवि रावी रवि। इस ट्रिक के साथ हम इन 9 रचनाओं को पक्का कर सकते हैं। रस कवि रावी रवि जहां नक्शिक छंद। ठीक है। रस कवि रावी रवि जहां नक्शिक छंद। तो मित्रों आज की कक्षा में मैं यहीं पर इस कक्षा का समापन कर रहा हूं। बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कक्षा की अवधि को भी थोड़ा और बढ़ाएंगे, है ना। आपको पुनश्च सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना। माँ जगदम्बा नव दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारे भीतर शक्ति का वो अजस्र संचार हो, है ना। माँ के चरणों में है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ को हम प्रणाम करते हैं और बस आपको और मुझे बस प्रेरित करती रहे ये माँ। और आपसे आग्रह है कि आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर ये बताएं ये कक्षाएं हम निरंतर रखें या फिर हम साहित्य को थोड़ा सा स्किप करके किसी और पार्ट को ले आएं जिसमें आपकी जो है आपकी रुचि बनी रहे, क्योंकि आपके देखने के आधार पर ही यहाँ से प्रेरणा जो मिलती है मित्रों। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ मेरा प्रयास लघु है,
नाम भी मेरा बाल गोपाल है, इसलिए आप सोचिए मेरे लघु प्रयास है, ये लघु प्रयास आपके लिए जरूर कहीं न कहीं अच्छे साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप टेस्ट सीरीज जैसे ही आपके सामने आएगी तो टेलीग्राम के ऊपर इसकी सूचना दे दी जाएगी, है ना। तो आप अधिक से अधिक संख्या में, मित्रों से आग्रह है, मधुरम हिंदी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कक्षा जो भी आज सुन रहे हैं, स्पेशली आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप मधुरम हिंदी की टेस्ट सीरीज, हमारा लघु प्रयास है, मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, है ना, मैं मेरी ओर से जो संक्षिप्त प्रयास किया वो आपको समर्पित करना चाहता हूं। तो आप मात्र 3-4 हजार प्रश्नों का एक बहुत बड़ा संकलन आपको मिलने वाला है, जिसमें कुछ अपलोड होते ही हम, ताकि हम चाह रहे हैं एक भी दिन खराब नहीं हो आपका, है ना। आप 5-7 पेपर करोगे तब तक दूसरे पेपर भी उसमें अपलोड हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये आपसे मैं कह रहा हूं कि आप कभी ऐसा नहीं सोचें कि हाँ 5 ही अपलोड करके रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं 3-4 दिन में आपके सामने 3 से 4 हजार प्रश्न जो भी घुमा फिरा के, है ना, उन सबको आपके समक्ष लाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा, मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, ओल्ड पेपर का भी सॉल्यूशंस उसमें मिलेगा। तो मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी उस टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली कक्षा में थोड़ा और विस्तार के साथ रीतिकाल में मिलने वाले हैं, इसलिए आप देखते रहिएगा, प्रसन्न रहें और अपने आप को तनाव मुक्त रखते हुए परीक्षाएं दें और आपकी परीक्षा की आप तैयारी करें। आप उन लोगों के संपर्क में नहीं आए जो आपको भयभीत करते हैं, है ना। और मैं आपके चेहरे पर कोई भय नहीं देखना चाहता। आप निर्भय होकर तैयारी कीजिएगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाएंगे ही पाएंगे, है ना। कहते हैं कि गाय का जो गोबर है ना, वो भी अगर पृथ्वी पर गिरता है तो मिट्टी लेकर उठता है, आप समझिए। तो हम तो जीते जागते इंसान हैं और ईश्वर की नायाब कृति है। अरे हम काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो लेकर ही जाएंगे निश्चित तौर पर। इसलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते, नमस्ते।